वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे ज्वेलरी इंडस्ट्री के रिलेटेड। अभी ये ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है वो एक रिटेल कंजम्पशन का पार्ट होता है, और हैज़ वी नो कि रिटेल कंजम्पशन का आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ ट्रिगर्स है, बिकॉज हमारा 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, और जब जाके ये प्रीमियमाइजेशन करेंगे, ये परचेज पावर इनके पास होता है, तो आगे जाके इसका ग्रोथ ट्रिगर बहुत ज़्यादा है। सो इफ़ यू सी करंट jewelry industry, Indian jewelry industry is around 83 billion USD dollars, and it is growing at a rate of 9% CAGR, और 2032 तक it will be around 128 बिलियन यूएसडी डॉलर्स। मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा यहाँ पर। अभी इंडिया में अलग अलग प्लेयर्स भी है, इफ़ यू सी टाइटन है, तंगामाइल है, पीएनजी, कल्याण, अलग अलग प्लेयर्स है। तो इसमें कैसा है, ये सारा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स है। और हिस्टोरिकली क्या हुआ है, FY27 में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर का मार्केट शेयर था अराउंड 18 to 17%। अभी नाउ इन 2026 इट्स अराउंड 35 to 40%। तो यहाँ पर मेजर शिफ्ट देखने को मिला। अभी ये शिफ्ट क्यों देखने को मिला है, इफ़ यू सी बिकॉज ऑफ पैन लिंक बाइंग हो, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो, या फिर जो कैरेट मीटर है, ये टाइटन ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था डेज पास्ट, जब भी उनका न्यू बिजनेस था, तभी उन्होंने कैरेट मीटर करके एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया था। बाहर तो था, पर इंडिया में इन्होंने फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस। सो आपका जो भी हो, उसका एक्चुअल कौन से कैरेट में है, कितने कैरेट का है, इट विल वी विल डिटेक्ट दैट, एंड वो सारा डिटेल्स कस्टमर को देते थे। तो उनको इससे क्या समझ में आया कि उनके जो भी ट्रेडिशनल ज्वेलर्स थे, वो पहले 22 कैरेट बोल के उनको 20 कैरेट या फिर 21 कैरेट्स दे यूज्ड टू गिव देम, 20 कैरेट 18 कैरेट ऐसा देते थे। तो वो एक्यूरेट नहीं था। तो अभी इसके वजह से दे आर गेटिंग लाइक एक्यूरेट डिटेल्स अबाउट दैट, व्हाट इज द टाइप ऑफ देयर गोल्ड कैरेट्स। अभी इसमें अलग अलग रीजनल प्लेयर्स भी है, अलग अलग नेशनल प्लेयर्स भी है। नेशनल प्लेयर्स में कौन है, तनिष्क है, मलाबार है, कल्याण है। रीजनल प्लेयर्स में सेनको, थंगामाइल या फिर पीएनजी ज्वेलर्स। सो ये सारा शिफ्ट हो गया, इसके वजह से सारे जो भी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनको बेनिफिट हुआ है। उसके बाद इफ़ यू इसमें ये इंडस्ट्री में वैल्यू चेन का अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल पॉइंट। अगर आपको कौन सा भी कंपनी का एनालिसिस करना है, तो वैल्यू चेन का पूरा अंडरस्टैंडिंग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कैसा होता है, अपस्ट्रीम यानी मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोक्योरमेंट में लोएस्ट मार्जिन होता है, और रिटेल डाउनस्ट्रीम उसमें हाईएस्ट मार्जिन होता है, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर का फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और उनको डायरेक्टली कस्टमर को बेचना है, तो वो मार्जिन वहाँ पर बढ़ा के बेचते। इसमें अपस्ट्रीम में कैसा है, पहले तो प्रोक्योरमेंट होता है। इंडिया में गोल्ड ज़्यादा मिलता नहीं है, सो व्हाट वी डू, वी इम्पोर्ट लाइक 95 to 98% ऑफ गोल्ड फ्रॉम अब्रॉड, और ये सारा यहाँ पर आके फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग होके देन वी सेल। उसके बाद उसके कैसा होता है, जो ये डायमंड है, डायमंड का भी यहाँ पर ये होता नहीं है, ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होता नहीं, वो भी इम्पोर्ट ही करते हैं। बट अराउंड 80-90% ऑफ वर्ल्ड्स डायमंड इज लाइक पूरा उसका पॉलिशिंग या फिर अलग अलग जो भी उसका पॉलिशिंग हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ पर इंडिया पे होता है और फिर बाद में भी एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद जेमस्टोन्स का भी सेम है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइन में लार्जेस्ट प्रेजेंस है टुवर्ड्स एक्सपोर्ट या फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन हो उसके रिलेटेड। नाउ होलसेल का कैसा है, होलसेलर्स जो भी मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में होते हैं, तो होलसेलर्स और रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं होलसेल क्वांटिटी में, थोड़ा उनका मार्जिन्स कट करके, मार्जिन्स लेके। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशंस, जो भी इनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेशन होते हैं, सब अलग अलग प्लेयर्स है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट में इफ़ यू सी कि रिटेलर्स आता है, जो कि टाइटन हो या फिर पीएनजी हो, ये सारे रिटेलर्स है, उनको हाईएस्ट मार्जिन मिलता है क्योंकि वो B2C का मोस्टली करते हैं बिजनेस। सो ये उनका आइडिया है ना। इसके साथ ही देयर आर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो, लाइक खजानजी हो गया या फिर स्काई गोल्ड हो गया। ये बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, टाइटन, कल्याण, पीएनजी, इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आदित्य बिरला हो, इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और मैंने सर्टिफिकेशंस का बताया था कि ये सारे जो भी गोल्ड्स होते हैं, 22 कैरेट हो, 24 कैरेट हो, 18 कैरेट हो इसका, या फिर उससे कम हो, तो उसको भी एक सर्टिफिकेशन चाहिए। तो ये सर्टिफिकेशन कंपनीज कौन से होते हैं, IGI हो, GIA हो, SGL हो, ये कंपनीज सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद में जाके
द रिटेलर्स कैन सेल देयर गोल्ड्स टू कंज्यूमर। उसके बाद लैब ग्रोन डायमंड्स का भी एक क्रेज आ रहा है। इफ यू सी 2 से 3 साल के बीच में ही, ये डिस्टेंस के बीच में ही यहाँ पर क्रेज बहुत देखने को मिला है। लैब ग्रोन डायमंड एंड नेचुरल डायमंड में प्राइस डिफरेंस इज ह्यूज, इट्स लाइक 80 to 90% है। सो इसमें भी अलग अलग प्लेयर्स का आ रहे हैं, सेनको का सेनेसिस है, कल्याण है, या फिर तनिष्क का प्रॉम है, अलग अलग प्लेयर्स के अलग अलग ब्रांड है। अभी ये सेम जो भी लैब ग्रोन है वो सेम स्टोर में नहीं बेचते जहाँ पर से वो नेचुरल बेचते, वो अलग एक उनका ब्रांड बनाया है और अलग एक उनका स्टोर बनाया, वहां पर जाके फिर वो लैब ग्रोन बेचते, बिकॉज वहां पर इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है कि लोगों को लगेगा कौन सा नेचुरल है कौन सा लैब ग्रोन है, ये समझना भी उनको चाहिए। इसके वजह से उनका ब्रांड डिफरेंस है और प्राइस में भी ह्यूज डिफरेंस है। प्राइस में डिफरेंस है हायर कैरेट में, लोअर कैरेट में प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि लोअर कैरेट जब भी डायमंड्स का होता है तभी उसके बाद उसका मेकिंग चार्जेस बढ़ जाता है, तो मोर ओवर लोअर कैरेट्स में तो उनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। सो देर आर लाइक 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट वाइज समझना भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट है इन दिस इंडस्ट्रीज। सो पहले आता है गोल्ड ज्वेलरी, सेकेंड इज स्टडेड ज्वेलरी एंड थर्ड इज बुलियंस। गोल्ड ज्वेलरी क्या होता है? प्योर गोल्ड बेस्ड ज्वेलरी जिसमें पूरा गोल्ड ही हो, तो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन आता है इसमें लाइक 5%, 5-6% के अराउंड, तो इसमें कम होता है। बट कौन से कंपनीज होते हैं वो ऑपरेटिंग मार्जिन कम होने के बावजूद व्हाट दे कैन डू इन्वेंट्री टर्नओवर्स इंक्रीज कर सकते हैं, तो इससे उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता है क्योंकि इन्वेंट्री टर्न ज़्यादा होता है। इफ़ यू सी स्पेसिफिकली साउथ में ज़्यादा स्टडड रेशियो नहीं होता है, स्टडड ज्वेलरी वहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पर इन्वेंट्री टर्न्स बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर प्योर गोल्ड को बहुत प्रीफर करते हैं पब्लिक। तो और सेकंड इज स्टडड ज्वेलरीज में पोल्की, कुंदन, जड़ाऊ ये सब होता है। उसमें क्या होता है? ज्वेलरी हो, उसके अंदर डायमंड हो, जेमस्टोन हो, नवरत्न हो, अलग अलग डायमंड्स ये सब मिला के स्टडड बनता है। इसका जो रेंज होता है ऑपरेटिंग मार्जिन का, इट्स अराउंड 25+% और 40 तक जा सकता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। सो जो भी कंपनी हो, अलग अलग जो भी रीजनल नेशनल प्लेयर हो, दे ट्राई टू इंक्रीज देयर स्टडड रेशियो। एक बार स्टडड रेशियो इंक्रीज हुआ, उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो सकता है विदाउट इंक्रीजिंग इन्वेंट्री टर्म्स। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड बुलियंस मतलब ज़्यादा कॉइन बार्स हो, यही उसका ट्रेडिंग होता है। इसमें से क्या होता है? इसमें से बस रेवेन्यूज ज़्यादा इंक्रीज होता है, इसमें रिफाइनरी हो, इसमें मार्जिन इंक्रीज नहीं होता, इसमें मार्जिन नहीं होते। तो अगर ये कोई बिजनेस ज़्यादा कर रहा है तो उसमें अर्निंग्स बहुत कम हो जाते हैं। तो इसमें अलग अलग मैट्रिक्स भी है। इफ़ यू सी गोल्ड हेजिंग हो या फिर गोल्ड मेटल लोन हो। गोल्ड मेटल लोन क्या होता है? देयर आर सम प्लेयर्स, सम बैंक्स हु आर ऑथराइज्ड बाय आरबीआई, सो दे कैन गिव गोल्ड मेटल लोन्स। अभी ये कैसा होता है? इसमें गोल्ड देते एज अ लोन टू रिटेल प्लेयर्स, टू मैन्युफैक्चरर्स। वो क्या कर सकते हैं? वो ये गोल्ड लेके उसका ज्वेलरी बना के दे कैन सेल टू कस्टमर्स। अभी इसके वजह से उनको वर्किंग कैपिटल में रिडक्शन आता है, उनको लोन लेके उस पर इंटरेस्ट पे करके फिर वो ज्वेलरी बनाने का टेंशन नहीं होता। डायरेक्ट ही लोन लिया बैंक से, एग्जांपल एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, नेशनलाइज्ड बैंक हो, वो दे प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ जीएमएल। सो उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम होता है और गोल्ड लिया तो उनको रिपेमेंट इंटरेस्ट करना है वो भी गोल्ड में ही करना है। एग्जाम्पल 1 kg का लिया तो 1 kg ही रिटर्न करेंगे और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देंगे गोल्ड का। इसमें से प्राइस स्टेबिलिटी होता है, वो प्राइस में लिया तो प्राइस बढ़ गया तो कस्टमर को भी बढ़े हुए प्राइस में दे विल सेल और फिर वो रिटर्न करेंगे सेम प्राइस में। इसके साथ ही दे हैव टू डू हेजिंग। जो प्राइस वॉलेटिलिटी है ये एमसीएक्स पे है, हेजिंग भी कर लेते हैं, फ्यूचर सेल कर देंगे या फिर ऑप्शंस बाय कर लेंगे, ऑप्शन सेल्स कर देंगे, तो इसके वजह से उनका हेजिंग भी होता है। हेजिंग का थोड़ा बहुत कॉस्ट भी होता है बट इट्स बेरेबल, बिकॉज उनका आगे जाके अगर फ्यूचर में कुछ बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है तो वो कम हो सकता है। और ये कैसा होता है? हेजिंग नहीं किया तो लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है, पर हेजिंग किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। सो इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे ये इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री में इन्वेंट्रीज रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इन्वेंट्रीज रखना पड़ता है, कभी कभी 100 से लेके 180 डेज तक का इन्वेंट्रीज भी रखता है, जो गोडाउन में हो या फिर जो स्टोर्स में हो। तो ये इन्वेंट्री टर्न्स बढ़ाना, अगर कोई बिजनेस को आ गया तो उनका इन्वेंट्रीज घूमता रहता है और उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होता रहता है, तो ये भी होता है। नाउ देर आर सम प्लेयर्स लाइक तनिष्क। अभी तनिष्क को
इज लाइक टाटा ग्रुप का जो ब्रांड है। तो तनिष्क के अंदर जो टाइटन है कंपनी, उसमें अलग अलग डाइवर्सिफिकेशंस भी किया है उन्होंने। आईवेयर में किया है उन्होंने, वॉचेस में किया है उन्होंने, फिर ये गोल्ड में किया है। तो तनिष्क जो ये अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड का शिफ्ट आया है, उसका मेन बेनिफिशियल भी हुआ है तनिष्क। उनको बहुत ज़्यादा उनका मार्केट गेन ये वाले टाइम पे हुआ है। इफ़ यू सी 20-25 ईयर्स पहले उनका स्टॉक प्राइस था 7 रुपीज़ एंड नाउ इट्स मोर देन 4,000 रुपीज़। सो स्टॉक अप्रिसिएशन इज अराउंड लाइक 58 to 60,000% का। अगर वहाँ वो टाइम पे 10,000 लगाए हुए होते तो अभी 45-50 लैक्स तक हो सकते थे। ओनली 10,000 20-25 ईयर्स पहले। सो ये होता है वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग। ये ऐसा कंपाउंडिंग वर्क होता है। इनका जो भी इसमें एक की इन्वेस्टर थे राकेश झुनझुनवाला जी, तो उनको उनका पहले ही उनका बिजनेस मॉडल समझ में आ गया था कि इनका एक्सपेंशन फेज में है। इनका इफ यू सी पूरा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज में जो चेंज होगा, इसमें इम्पैक्ट इनको मिलेगा, इनका बिजनेस मॉडल कैसा है, तो इसमें उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था। इनका ग्लोबल प्रेजेंस है, इनके जीसीसी कंट्रीज में भी अच्छा रीच है और यूएसए में भी है, एक्विजिशंस भी करते हैं। सो कंपनी तो मार्केट लीडर है, इसके पास अच्छा मार्केट शेयर भी 8+ आई थिंक समथिंग मार्केट शेयर है। सेकंड प्लेयर इज कल्याण। तनिष्क का ग्रोथ रेट इज मोर देन 20%, कल्याण का है 25-30%। एंड कल्याण पहले तो एक रीजनल प्लेयर था, स्पेसिफिकली फ्रॉम साउथ। सो उसके बाद ही वो पैन इंडिया में पहुंचे। अभी नाउ दे हैव लाइक 500+ स्टोर्स। तनिष्क का 3,000+ स्टोर्स है, इनका 500+ स्टोर्स है, प्लस स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन जीसीसी कंट्रीज। सो इनका भी आगे जाके ग्रोथ रेट अच्छा हो रहा है। बड़े प्लेयर्स होके भी इनका ग्रोथ रेट इतना अच्छा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है अगर इतने प्लेयर्स दे आर मेंटेनिंग देयर ग्रोथ रेट। एंड थर्ड वन इज सेनको। सेनको का 18-19-20% ही ग्रोथ रेट है। ये भी छोटा प्लेयर है, लाइक 180-117 के स्टोर्स है, बट इनका ग्रोथ रेट इतना अच्छा नहीं है। तो that's why I am specifically targeting the companies which have a good growth rate. Now fourth one is PNG. PNG का 25-30% का ग्रोथ रेट का गाइडेंस है इन FY26 और सेम होगा 25% FY27। सो ये भी रीजनल प्लेयर ही था, बट बाद में जाके इन्होंने एक्सपेंशन किया एमपी में, यूपी में, लखनऊ में किया, फिर उज्जैन में किया। नाउ दे हैव established a largest branch. So it's around like 8,000 स्क्वायर फीट का उनका है ब्रांच। वहाँ पर वो सेल्स करेंगे। उनका वो एक R&D ही किया था उन्होंने कि अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो बड़े ब्रांच से करेंगे। सो एंड अनदर वन इज थंगामाइल। ये भी रीजनल प्लेयर है, बेस्ड ऑन फ्रॉम तमिलनाडु बेस्ड है। इनका भी इन्वेंट्री टर्न्स इज वेरी गुड। नाउ क्या क्या मेट्रिक्स हो सकते हैं ये इंडस्ट्री को ट्रैक करने के लिए? सो एक तो प्रोडक्ट मिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। जो भी रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है वो प्राइस से आ रहा है या फिर वॉल्यूम से आ रहा है, ये कैसे ट्रैक करेंगे? प्राइस से उनका गोल्ड रेट बढ़ा है तो हमें समझेगा कि प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, बट वॉल्यूम्स को कैसे ट्रैक करेंगे? फुटफॉल टू कन्वर्जन कितना है उनका, या फिर लोन ट्रांजेक्शन वैल्यू कितना है, टोटल ट्रांजेक्शन्स कितना इंक्रीज हुआ है, ये सब वी कैन सी। स्टोर एक्सपेंशन कैसा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसा है, ऊपर से उनका मल्टी चैनल प्रेजेंस कैसा है, ऑनलाइन ऑफलाइन ब्रांचेस में कैसा है, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसा है, उनका वर्किंग कैपिटल कैसा है, उनका गोल्ड मेटल लोन कैसा है, हेजिंग कैसा है, कॉर्पोरेट के अंडरस्टैंडिंग उनका कैसा है। सो ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट इसमें आता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर भी एक सेगमेंट है जो खजांची या फिर स्काई गोल्ड करता है। इसमें भी 2 पार्ट्स है। इफ़ यू सी फर्स्ट वन जहाँ पर खुद का ही इन्वेंट्रीज लगाना है, खुद इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग करना है, फिर जाके वो रिटेलर्स को या फिर होलसेलर को बेचना है। उसमें मार्जिन 4-5-6% हो सकते हैं, बट हाई वर्किंग कैपिटल्स, हेजिंग करना है, ऑपरेटिंग लेवरेज इतना ज़्यादा प्ले नहीं होता है यहाँ पर। तो ये एक उसमें है। अभी सेकेंड वन इज जॉब वर्क के जैसा होता है। नाउ इमेजिन अ कंपनी, लाइक एक रिटेलर को चाहिए गोल्ड ज्वेलरीज, वो इनको अप्रोच करते हैं एंड दे से देम कि वी विल प्रोवाइड यू गोल्ड एंड यू जस्ट हैव टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर दैट गोल्ड। सो इसमें क्या होगा, इनके ऊपर जो इन्वेंट्री का स्ट्रेन होगा वो नहीं होगा। इनको क्या करना है, बस मैन्युफैक्चरिंग करके देना है। सो मार्जिन इसमें कम होते हैं, लो वर्किंग कैपिटल होता है, हेजिंग कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है, एंड ऑल्सो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होने का ज़्यादा चांसेस होता है। सो ये एक
क्लीन अंडरस्टैंडिंग था कि हाउ टू अंडरस्टैंड गोल्ड ज्वेलरी बिजनेसेस, ये सारा मैट्रिक्स यू हैव टू फॉलो। अलग अलग प्लेयर्स है, मैं थोड़े अलग अलग टर्मिनोलॉजीज या फिर मैट्रिक्स के रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा, और इन डेप्थ जो भी कंपनीज है उसका भी अंडरस्टैंडिंग करते हुए वीडियोस बनाऊंगा आगे जाके। सो यही था आज का वीडियो ऑन गोल्ड, इंडियन गोल्ड ज्वेलरी इंडस्ट्री के रिलेटेड। सो stay tuned and we will discuss another companies also. So like, share and subscribe. Thank you.